दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, स्टॉक के अंदर आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है। तेजी तो बड़ी नहीं बनी, इसके पीछे वजह है कि आज बीएसई फाइनेंशियल सेक्टर में गिरावट थी। वैसे अगर आप देखें तो जियो फाइनेंशियल सर्विस पिछले दिनों काफ़ी अच्छा दौड़ चुका है, लगातार दौड़ा है। और इसके बाद अगर आप देखें तो अभी फिलहाल ये बीएसई और एनएससी के इंडेक्स से इसको बाहर किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक को पूरी तरह से इंडेक्स से बाहर करने का मतलब ये है कि उसमें कोई बड़ा उसको नुकसान होने वाला है। वैसे अगर आप देखें तो रिलायंस इंडस्ट्री जो लार्ज कैप में शामिल है और इंडिया की बड़ी जो टॉप 5 कंपनियों में शामिल है, तो ऐसे में उसको डीमर्जर के बाद अलग किया गया है, तो नेचुरली यहाँ पे उस बड़े इंडेक्स से तो ये बाहर हो गई, लेकिन आने वाले समय ये अपनी जगह आराम से खुद बनाएगा। अब इसकी टक्कर बजाज ग्रुप के साथ में, बजाज फाइनेंस जिसकी प्राइस 7000 के आसपास है, उसके साथ भी ये स्टॉक टक्कर लेगा। तो क्या आने वाले समय ये भी उसी कैटेगरी तक जाने वाला है, और क्या ये एक तरह से गोल्डन मौका है हमारे पास कि इस समय खरीदारी कर ले। तो यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट है, साथ में कुछ डील है जिनको डिस्कस करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि इस लेवल पे क्या खरीदारी करनी चाहिए या फिर एक बार प्रॉफिट बुक करके निकल जाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें आज, तो BSE सेंसेक्स 65,780 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। 152 पॉइंट की तेजी थी, यानी 0.23% अप पर क्लोजिंग दी है बाजार ने। वैसे इंट्राडे में अगर आप देखें तो 65,601 का लो बना, यानी कुछ समय के लिए स्टॉक आपको गिरावट के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर आप देख दो बाजार में कुछ खरीदारी शुरू हुई और बाजार में DI का अच्छा साथ मिला, जिस वजह से पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिली है। लेकिन BSE फाइनेंशियल सर्विस में गिरावट थी, 9,557 के स्तर पे 0.05% की गिरावट थी। गिरावट मामूली सी थी, लेकिन देख सकते हो कि क्लोजिंग तो नेगेटिव हुई है। जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 257 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल 253 की थी। इंट्राडे में हमने 260 का हाई भी देखा, यानी स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा। जो लो है वो 253 का है, और अंत में क्लोजिंग आप देखते हो कि 255 के आसपास रही, जहाँ पे 0.73% की तेजी देखने को मिली। तो इंट्राडे में अगर आप देखें तो कल के स्तर पे स्टॉक पहुंचा और हाई जो है 260 की बनाई, लेकिन क्लोजिंग सफिशिएंट रही। वैसे कल स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा था और इसने एक नई हाई भी बनाई थी। वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है स्टॉक के अंदर, देखते हो पिछले एक सप्ताह पहले इसका 9 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 8 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। अब यहाँ पे डिलीवरी उठा सकते हैं और साथ में ट्रेडिंग भी हो रही है, क्योंकि ट्रेड टू ट्रेड से इसको बाहर किया गया। अब यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे कल के वॉल्यूम की बात करें, 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, यानी यह 50% लोगों ने यहाँ पे डे ट्रेडिंग की थी। यहाँ पे बिल्कुल उनको छूट मिल चुकी है अब। और आज 5 करोड़ का वॉल्यूम आज थोड़ा सा कम है। यहाँ पे देख सकते हो कि 202 इसका लो बना था 52 वीक का, यानी जो रिसेंटली लिस्टिंग के बाद स्टॉक नीचे आया तो 200 के आसपास खरीदारी का मौका मिला था, और जिसमें मोतीलाल ओसवाल ने जम के खरीदारी की थी। जो हाई अभी बना देख कल तो आप देखें तो 266 का हाई बना, और वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग की वजह से स्टॉक थोड़ा नीचे है। आज की क्लोजिंग 255 के आसपास है। आप इसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हो। 29 अगस्त को स्टॉक 222 के आसपास था, जहाँ पे 4.3% की शानदार तेजी बनी। 30 अगस्त की बात करें तो स्टॉक 231 के आसपास है, 5% का अपर सर्किट लगा। 31 अगस्त की अगर हम बात करें तो 233 के आसपास क्लोजिंग थी, 1% की तेजी के साथ में क्लोजिंग थी। 1 सितंबर को स्टॉक फिर से 5% के अपर सर्किट के साथ 245 के आसपास क्लोजिंग दी। और अगर हम 4 सितंबर की कल की बात करें तो स्टॉक की क्लोजिंग 253 के आसपास थी, 3.4% की शानदार तेजी बनी। अब हम पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहाँ पे जो रिटर्न है वो काफ़ी बेहतर है, यानी कह सकते हैं कि करीब यहाँ पे हमें 20% के आसपास का शानदार रिटर्न देखने को मिला है। काफ़ी लोगों के ऐसे कमेंट्स निकल के आ रहे हैं, क्या जियो फाइनेंशियल सर्विस कंपनी स्मॉल कैप बन चुकी है क्योंकि उसको BSE और NSE के इंडेक्स से बाहर कर दिया गया है, तो क्या ऐसे में अब ये रिस्क ही ज़्यादा हो चुका है स्टॉक? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, अभी भी ये लार्ज कैप कैटेगरी में ही आएगा। अब आप देख लो कि 5 सितंबर का जो लेटेस्ट आज की अपडेट देखें तो 1,64,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, और अगर किसी कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ के ऊपर है तो उसको हम कैसे स्मॉल कैप समझेंगे? ये बात अलग है कि इसको इंडेक्स से बाहर किया गया, क्योंकि रिलायंस के बाद में डीमर्जर के बाद अगर आप देखें तो रिलायंस इंडेक्स बेस्ड कंपनी है, जो इसकी वेटेज काफ़ी बड़ी है, टॉप 5 में रिलायंस इंडस्ट्रीज आती है, और जब इसका डीमर्जर कर दिया गया तो इसका वेटेज कम हो चुका और इसलिए इसको उन बड़े इंडेक्स से बाहर किया गया। लेकिन ये अपनी कैटेगरी में अपनी शामिल है और आने वाले समय में धीरे धीरे अपनी आप देखें तो इंडेक्स के अंदर जगह बनाएगा। ये बहुत अच्छा मौका है।
यहाँ पे देख सकते हो कि इसकी जो टक्कर है वो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व बजाज होल्डिंग्स के साथ में। यहाँ पे जिसकी प्राइस देखे तो आपको 7000 के आसपास दिखाई देगी। अब ये प्राइस सिर्फ 255 के आसपास है। तो कहाँ पे स्टॉक 7000 के आसपास और कहाँ पे 250 के आसपास, क्योंकि मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो यहाँ पे तीसरी सबसे बड़ी फाइनेंशियल कंपनी है। सबसे ऊपर बजाज फाइनेंस है जिसका मार्केट कैप करीब 4,44,822 करोड़ के आसपास है। बजाज फिनसर्व का 2,40,751 करोड़ के आसपास है। उसके बाद में जियो फाइनेंशियल सर्विस जिसका 1,62,000 करोड़ के आसपास है। और अगर आप देखें तो चोलामंडलम फाइनेंस का 90,420 करोड़ का मार्केट कैप है, उसकी प्राइस 1000 के आसपास है। इसके अलावा बजाज होल्डिंग्स जिसकी मार्केट कैप मात्र 79,967 करोड़ के आसपास है, लेकिन उसकी प्राइस 7000 के आसपास है। और उसके बाद SBI कार्ड जिसका मार्केट कैप मात्र 79,050 करोड़ के आसपास है, और SBI के कार्ड की जो प्राइस है वो भी 834 करोड़ के आसपास है। और इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस जिसकी मार्केट कैप मात्र 71,000 करोड़ के आसपास है, लेकिन प्राइस 1912 की है। तो ये आप क्लियरली समझ सकते हो, इसमें वो पोटेंशियल है कि ये स्टॉक बहुत ऊपर तक जा सकता है। और यहाँ पे जो बातें निकल के आ रही है, क्या अब जियो फाइनेंशियल और बजाज फाइनेंस के बीच में टक्कर होगी? तो जैसे कि आपने जियो का नेचर देखा होगा, चाहे जियो के जो टेलीकॉम का बिजनेस है, किस तरह से उन्होंने वोडाफोन आइडिया की जगह छीन ली और उनको बहुत पीछे धकेल दिया और वो नंबर 1 पोजीशन पे आ गए। और इसीलिए उन्होंने जो तरीका अपनाया है एग्रेसिव ब्रांडिंग की, बहुत ही कम प्राइस में लोगों को इंटरनेट की सेवाएं प्रोवाइड की, जिससे कस्टमर उनकी तरफ खींचे चले आए। अब यही मामला फिर से इसमें दिखाई दे रहा है कि ये इंश्योरेंस के बिजनेस में आ रहे, फाइनेंस के बिजनेस में आए, तो क्या ये जो बजाज का जो बजाज फिनसर्व हो या बजाज फाइनेंस हो उनकी जगह भी ले लेंगे? तो वो सवाल यही निकल के आ रहे, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पे इन्होंने डिसीजन लेने शुरू कर दिया, इनका कहना है कि हम ऐसे कस्टमर को टारगेट करेंगे जिन्होंने अभी तक इंश्योरेंस लिया ही नहीं है, वो इस सेक्टर में एंट्री नहीं की है, वो अभी तक इससे बचे हुए। तो क्या आने वाले समय ये एक बड़ी कंपनी बन जाएगी, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी? तो ऐसे में इसकी प्राइस कहाँ तक पहुँच सकती है, ये भी बड़ी बात हो जाती है। तो कुल मिला के यहाँ पे इस मामले को लेकर अभी फिलहाल जो बातें निकल के आ रही है कि एक बड़ी टक्कर हो सकती है, और क्या ये पछाड़ के आगे भी निकल जाएगी, तो ऐसे में प्राइस तो डेफिनेटली बढ़ेगी। तो ये आने वाले समय देखना होगा, क्योंकि उनका मार्केट शेयर काफ़ी अच्छा, बजाज ने एक अपनी अच्छी पोजीशन बनाई है, लेकिन जियो भी इस टक्कर में आ गए क्योंकि उसका मार्केट शेयर भी बड़ा है, तो वो तेज़ी से अपने कारोबार को बढ़ा पाएंगे, कुछ बड़े डिसीजन ले जाएंगे। और इसीलिए देखें तो केवी कामत जैसे एक अनुभवी बैंकर को इन्होंने जोड़ा है जो उनके बिजनेस को लेकर आगे जाएंगे। इसके अलावा नया CEO आएगा, वो इनके इंश्योरेंस के बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। ये सारे जो फैसले ये आने वाले समय इसको एक बड़ी तेज़ी प्रदान कर सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए ये सबसे बड़ा अच्छा मौका है, आप खरीदारी कीजिए, इसमें बने रहे, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स में एक बड़ा मल्टीबैग रिटर्न पा सकते हैं। आप चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो सुबह 9:15 पर 257 की प्राइस से यहाँ पे 3,22,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई, यानी प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 9:20 पर 259 की प्राइस से 2 लाख शेयरों की यहाँ पे खरीदारी हुई। उसके बाद यहाँ पे 9:45 पर 258.85 की प्राइस से 2,60,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। फिर 9:48 पर 259.05 की प्राइस से 2,44,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 9:55 पर 259.70 की प्राइस से 1,25,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 9:55 पर 259.90 की प्राइस से 1,86,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद देख सकते हो 10:51 पर 255.90 की प्राइस से 1,59,000 शेयरों की प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 12:11 पर 257.95 की प्राइस से 1,14,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर 12:31 पर यहाँ पे देख सकते हो कि 256 की प्राइस से 1,04,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग और हुई। फिर 12:33 पर 255 की प्राइस से 3,26,000 शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। फिर 12:35 पर 254.65 की प्राइस से 1,78,000 शेयरों की बिकवाली और हुई। फिर 12:36 पर 254 की प्राइस से 1,51,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो किसी बड़े फंड हाउस ने ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग की है। उसके बाद 3:09 पर 255 की प्राइस से 1,56,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 3:10 पर 255 की प्राइस से 1 लाख शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। लेकिन उसके बाद बाजार क्लोज होने के समय 3:21 पर 254 की प्राइस से 2,26,000 शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग, और इसी वजह से आज प्राइस बढ़ नहीं पाई क्योंकि बड़े फंड हाउस ने यहाँ पे आज प्रॉफिट बुकिंग की, जिसने निचले लेवल से खरीदारी की होगी। आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो इसमें बने रहे, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।